हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार, जिसमें महिला परीक्षा की क्लासेस जारी हैं और ये हफ्ते अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं भाई। कुछ 4-5 क्लास बाकी है, फिर ये फिनिश हो जाएगा आपका और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। 27 तारीख को 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए, आज की क्लास में हम फिर बातें करेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की। पिछली क्लास में कुछ बातें हो चुकी थी, जैसा कि आप जानते हैं। अगर हम बात करें पिछली क्लास में क्या क्या हुआ था, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की यदि हम बातें करें तो आप देख पाएंगे इसमें अध्यायों की संख्या कितनी थी भाई। कितने अध्याय थे? कुल टोटल अध्यायों की संख्या कितने थे? 5 थे। ठीक है, कुल टोटल अध्याय कितने थे भाई? 5 थे। और धाराओं की संख्या, धारा की संख्या कितने थे? टोटल 37। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अध्याय फर्स्ट हो चुका था, पूरा प्रारंभिक हो चुका था, जिसमें हमने संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, परिभाषाएं देखे थे। अध्याय सेकंड में घरेलू हिंसा क्या है ये हमने बातें की थी भाई। ठीक है। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारों, सेवा प्रदाताओं की कर्तव्य और शक्ति की हमने बातें की थी। ठीक है, ये लगभग सब हो चुके थे। ठीक है। आज की क्लास में हम बातें करेंगे अध्याय 4 और अध्याय 5 की। कहने का मतलब देख पाएंगे धारा नंबर 12 से धारा नंबर 37 तक हम चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट धारा है उन्हीं को ही हम देखेंगे, क्योंकि 37 धारा है, उतना याद करना पॉसिबल नहीं होगा और बहुत सारे अधिनियम हम पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे, तो सभी तो पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। चलिए, क्लियर है बातें। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 13 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और इसी के साथ ही ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। संक्षिप्त नाम आप जानते हैं, जो मैंने कहा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, विस्तार संपूर्ण भारत में। ठीक है। और ये जिस दिन से राजपत्र में प्रकाशित हुआ था उस दिन से स्टार्ट हो गया था। परिभाषा में हमने क्या देखे भाई? पिछली क्लास में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा देखी। व्यथित व्यक्ति का मतलब वो पीड़ित व्यक्ति क्या कहलाता था? ठीक है, जिनके साथ क्या होते थे? घरेलू हिंसा होते थे। व्यथित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति ही व्यथित व्यक्ति है। ठीक है, वो महिला है, याद रखिए। ओनली क्या थे? महिला। फिर बालक की भी परिभाषा देखें, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। घरेलू जो है घटना रिपोर्ट देखें। ठीक है, घरेलू नातेदारी देखें, घरेलू नातेदारी रिलेशनशिप, घरेलू हिंसा देखें जो है। फिर दहेज क्या है वो देख चुके। चिकित्सा सुविधा क्या है वो देखें परिभाषा में। संरक्षण अधिकारी कौन होते हैं? संरक्षण आदेश कौन देता है? निवास आदेश कौन देता है? प्रत्यार्थी कौन होते हैं? सेवा प्रदाता कौन है? साक्षी, गृहस्थी, आश्रय गृह, ये क्या है? ये सभी हम बातें की थी। ठीक है। फिर उसके बाद घरेलू हिंसा की बातें किए थे। घरेलू हिंसा की परिभाषा हमने देखे थे, पिछले क्लास की ही अभी बातें चल रही है भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें देखे थी। फिर अध्याय 3 के अंतर्गत अगर बात करें तो संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदियों की शक्ति और कर्तव्य देखें। पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की कर्तव्य देखें। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर देख चुके हैं। क्लियर है बातें? तो पिछले क्लास में जो भी चीज़ देखें वो ध्यान रखिए। चलिए, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट धारा है वही, जैसे कि मैंने कहा, जो इम्पोर्टेंट धारा है उसी को हम पढ़ेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है भाई? अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, और जो हिंसा हुई है, ठीक है, उनके संबंध में किस प्रकार से, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो
संरक्षण अधिकारी हो, चाहे कोई सेवा प्रदाता हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो वो किस प्रकार से प्रक्रिया कराते हैं और कैसे ये शिकायत प्राप्त करते हैं, ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। चलिए, तो पहली बातें हम ये बात करेंगे किसके बारे में भाई, मजिस्ट्रेट को आवेदन। अब मजिस्ट्रेट को आवेदन किस प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि मान के चलिए घरेलू हिंसा हुआ, जो घरेलू नातेदारी में प्रत्यर्थी द्वारा, ठीक है, व्यथित व्यक्ति पर जो है मारपीट किया गया, व्यथित व्यक्ति को मारपीट किया गया, टॉर्चर किया गया, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना हुई उनके साथ, तो व्यथित व्यक्ति शिकायत लिखेगा, और शिकायत लिखेगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या प्रक्रिया है, तो वो सारी बातें हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे थोड़ा क्या क्या लिखा है। तो देखिए, कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से, ठीक है, व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। तो देखिए, व्यथित व्यक्ति, देखिए, या फिर व्यथित व्यक्ति स्वयं जा सकता है। मैंने कहा था मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के कई प्रकार के तरीके हैं। पहला तरीका ये कि व्यथित व्यक्ति खुद जा सकता है मजिस्ट्रेट के पास। दूसरी बात है, व्यथित व्यक्ति किसी दूसरे के सहारे से जा सकता है। किसी दूसरे के सहारे कहने का मतलब है उनके घर में कोई रिश्तेदार होंगे, चाचा होंगे या फिर मामा होंगे या फिर भाई होंगे या कोई भी रिश्तेदार हो, उनके साथ मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन वो ये हो सकता है कि वो सबसे पहले कहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे, संरक्षण अधिकारी के पास, क्योंकि संरक्षण अधिकारी का ये कर्तव्य है कि उस व्यथित व्यक्ति जिन पर ये क्या हुआ है, हिंसा हुई है, तो उनकी शिकायत लिखे और उनको ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने उनको उपस्थित कराएं। तो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट के थ्रू, संरक्षण अधिकारी के थ्रू या संरक्षण अधिकारी के साथ वो जा सकती। तो ये तीसरा कंडीशन होगा। चौथा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अब सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, या जा सकती है बोल सकते हैं एक्चुअल। तो इस प्रकार से तो संरक्षण अधिकारी के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ, या खुद जाकर, या कोई उनके रिलेशन में जो भी है, ठीक है, वो जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट के समक्ष आप उपस्थित हो सकते हैं, अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, वही लिखा है। चलिए, परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पहले किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त की घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा। लेकिन ये भी याद रखेंगे, जैसे कि आप गए कहाँ पर, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए कि भाई मेरे साथ मारपीट हुआ है, ठीक है, और मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ इनके खिलाफ। कोई प्रत्यर्थी है, चाहे वो उनके पति हो सकते हैं, चाहे उनके ससुर हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, कहाँ पर घर में उसका भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यथित व्यक्ति क्या करेगा, शिकायत दर्ज कराएगा। अब देखिए, शिकायत दर्ज कराएगा और किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपको किससे गुजरना पड़ेगा, संरक्षण अधिकारी से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संरक्षण अधिकारी को ये आदेश देगा कि भाई कि आप इस फलाने जो भी व्यथित व्यक्ति आए हैं उनका शिकायत दर्ज कर रहे हैं, और शिकायत दर्ज करा करके जो ये बोल रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किस प्रकार से प्रताड़ना इनको झेलने पड़े, ये पूरा ब्यौरा आवेदन में लिख के हमें जो उपस्थित कराइए, प्रोवाइड कराइए, मजिस्ट्रेट कह सकता है संरक्षण अधिकारी, ठीक है। तो उस महिला को जो व्यथित व्यक्ति है, ठीक है, तो उनका शिकायत फिर कौन दर्ज करेगा, संरक्षण अधिकारी दर्ज करेगा। फिर वो जो है आवेदन किसको दिखाएगा, मजिस्ट्रेट को। तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि आपको संरक्षण अधिकारी से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बोल सकते हैं इंटरमीडिएट है, बोल सकते हैं संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट और जो व्यथित व्यक्ति उनके बीच इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच में ब्रिज का बोल सकते हैं इंटरमीडिएट का काम करता है, वहाँ से होकर ही आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आदेश देंगे
मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को आदेश देंगे। तो यही कहा है, परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, मैंने कहा संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उनके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के विचार करेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और क्या कहा गया है, याद रखेंगे, देखिए उपधारा के अधीन स्थित किसी अनुतोष में यह अनुतोष की सम्मिलित हो सकेगा जिससे किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संदेह करने ऐसे व्यक्ति के अधिकार प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए कि नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया है, परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई, यदि अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसार में कोई रकम संदर्भ की गई है या संदेश की है, ऐसे डिग्री के आदेश से संदेह रकम के विरुद्ध मुजरा होती है और सिविल प्रक्रिया के तहत किसी अन्य विधि की बात होती हुई है वह डिग्री, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, चलिए और कुछ है, अधीन प्रत्येक आवेदन प्रारूप ऐसे विषय जो विहित हो। चलिए एक क्या है, मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख समानतः 30 दिन के से अधिक नहीं होगी। हाँ, ये भी याद रखिए, देखिए अब न्यायालय को पता चल गया, समझिएगा, न्यायालय को ये पता चल गया कि जिस व्यथित व्यक्ति ने आवेदन किया है उनके साथ मारपीट हुई है, ठीक है, घरेलू हिंसा हुआ है, तो उनकी जो है सुनवाई, ठीक है, कि कौन करेगा, एक तो मजिस्ट्रेट करेगा सुनवाई, तो सुनवाई 30 दिन की जैसे रिपोर्ट दर्ज करेगा। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करेगा, उस तारीख से याद रखिए, उस तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट कब होगा, रिपोर्ट जैसे शिकायत मान के चलिए सोमवार को शिकायत कर दिया गया है कि भाई फलाने ने व्यथित व्यक्ति ने शिकायत किया मजिस्ट्रेट के पास कि इस फलाने ने, मेरे पति ने या मेरे ससुर ने या मेरे भाई ने या कोई प्रत्यार्थी ने, ठीक है, घरेलू हिंसा किया है, तो ये शिकायत जैसे ही दर्ज होगा उसके 3 दिन बाद, 3 दिन कहने का मतलब है जैसे सोमवार को दर्ज किया तो सोमवार, मंगलवार, अब बुधवार, फिर गुरुवार से वो स्टार्ट कर देगा अपनी सुनवाई करना कि भाई फलाने को बुलाइए, प्रत्यार्थी को बुलाइए, व्यथित व्यक्ति को बुलाइए, दोनों को खड़ा करेंगे, दोनों की बातें सुनेंगे, दोनों की राय सुनेंगे कि क्यों मारपीट हुआ, किस प्रकार से मारपीट हुआ, ठीक है, क्या कारण था मारपीट का, वगैरह वगैरह। न्यायालय जो है क्या करेगा, दोनों पक्ष सुनेंगे, सुनवाई करेगा। ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा भाई, जब तक, ठीक है, कब तक चलेगा, याद रखिए, ये जो है मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से, जो भी प्रथम सुनवाई स्टार्ट होगा उसकी तारीख से 60 दिन मैक्सिमम अवधि लगाएगा, 60 डेज। मैक्सिमम अवधि कितनी लगाएगा भाई, 60 डेज, 60 दिन के भीतर जो भी प्रक्रिया है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा कि आज मंडे को उन्होंने शिकायत दर्ज किया, ठीक है, फिर गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन के बाद, ठीक है, 3 दिन या 3 दिन के आसपास स्टार्ट करना होता है सुनवाई। और वहाँ से जब प्रारंभ होगा, जैसे स्टार्ट होगा सुनवाई प्रारंभ होगा, वहाँ से लेकर 60 दिन के भीतर तक वो आपको जो भी कोई भी आवेदन किया होगा उसको निपटारा करना है, चाहे उस महिला के पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं भाई कि महिला ने चलो शिकायत दर्ज कर दिया कि मारपीट हुआ है, घरेलू हिंसा हो सकता है फंसाने के लिए किया होता है ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती फंसाने के लिए, अपने पति को फंसाने के लिए, किसी बात को लेकर, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी भाई दोनों पक्ष सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महिला ने शिकायत कर दिया और जो है उस पुरुष को जो है क्या हो जाएगा, दंड मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। तो उस प्रकार से ये 60 दिन का प्रक्रिया है, इसलिए क्या है 60 दिन का प्रक्रिया, 60 दिन के अंदर ये चीज़ निपटा देते हैं, निपटारा होता है, याद रखेंगे। चलिए, इसमें इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि 60 दिन की जो है अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो याद रखिए दोनों चीज़ें, ठीक है, क्या याद रखिए, दोनों चीज़ें याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धारा नंबर कितनी है भाई, धारा नंबर कौन सा है, याद रखिए 12, और धारा नंबर 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको आप सिंपल वे में, यदि हम समझना चाहें तो उसको अगर मैं लिखूँ धारा नंबर 12, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन, मजिस्ट्रेट को आवेदन, आवेदन। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जो व्यथित व्यक्ति है, ठीक है, व्यथित व्यक्ति, और व्यथित व्यक्ति कहने का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है, कौन है भाई, पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति, या उनके रिश्तेदार में कोई रिश्तेदार हो सकते हैं कोई भी, वो क्या कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, क्या कराएंगे, शिकायत। और शिकायत दर्ज कराएंगे किसके पास जाएंगे, या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे पहली बातें अगर जाना सकते हैं तो, या फिर दूसरे जो संरक्षण अधिकारी हैं, संरक्षण अधिकारी हैं उनके पास जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं सेवा प्रदाता के पास, सेवा प्रदाता के पास, तीनों में से किसी एक से जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं, यहाँ, या संरक्षण अधिकारी के पास जाकर आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, या आप सेवा प्रदाता के साथ जाकर जो हम मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप खुद जा सकते हैं या कोई रिश्तेदार को भेज सकते हैं। कहने का मतलब मोटा मोटी है कि आपको मजिस्ट्रेट तक जाने के लिए संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से होकर ही गुजरना पड़ेगा, या डायरेक्टली अब मजिस्ट्रेट के पास चले भी गए तो संरक्षण अधिकारी ये बोलेगा भाई इनकी आवेदन लिख लो, इनकी शिकायत दर्ज कर लो, फिर वो शिकायत की कॉपी मुझे पहुँचा दो, ये संरक्षण अधिकारी को मजिस्ट्रेट आदेश देगा, ठीक है। तो कुल मिला के गुजरना पड़ेगा किससे, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से। अब ये शिकायत दर्ज हुआ, जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये शिकायत दर्ज हुआ, जैसे ही क्या हुआ, शिकायत दर्ज हुआ, और शिकायत दर्ज के आधार पर, ठीक है, उस शिकायत दर्ज के आधार पर, ठीक है, 3 दिन बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन शिकायत दर्ज होगा उसके 3 दिन बाद सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा, और सुनवाई जो है, सुनवाई कंप्लीट हो गया, सुनवाई क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा कितने दिन में, ये लगभग 60 डेज, कितने दिन में भाई, 60 डेज में, 60 दिन में क्या है वो सुनवाई कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 60 दिन के भीतर जो है, 60 डेज के भीतर वो सुनवाई कंप्लीट कर दी जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। यही है धारा नंबर 12। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं ये सारी बातें। चलिए और क्या देख सकते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट में, अब देख सकते हैं कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस अधिनियम के, देखिए यह धारा 15 है, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में, ठीक है, जो कार्य हैं उनका उन निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की अधिमानता किसी महिला के, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदारी हो या नहीं हो, ठीक समझे। इसके अंदर ऐसे व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संबंध में लगा हो सेवा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं मजिस्ट्रेट ऐसे सुनवाई के लिए, ठीक है। कार्यवाही का बंद कमरे में किया जाना, यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थिति के कारण ऐसा आवश्यक है, और यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे वांछ करे कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बंद कमरे में संचालित करेगा, तो ऐसा अगर कोई सेंसिटिव जो है बातें हैं, सेंसिटिव
जो है कंडीशन है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बंद कमरे में ऐसी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसे किया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, साथ ही साथ साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार भी दे सकते हैं। और साक्षी गृहस्थी मैंने क्या कहा, ठीक है, जैसे तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदा हित रखती हो या नहीं रखती हो। ठीक है, तो ये आदेश दे सकता है कि जो महिला है, जो व्यथित व्यक्ति है, अगर उनको घर से निकाल दिया गया है, ठीक है, तो उनको जो साक्षी गृहस्थी में रहने का अधिकार जो मजिस्ट्रेट दे सकता है। इसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अनुसरण में के सिवाय कोई व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा किसी साक्षी गृहस्थी या उसके किसी भाग में, ठीक है, बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, प्रत्यर्थी द्वारा कोई बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अपवर्जित नहीं किया जा सकता है साक्षी गृहस्थी में। ठीक है, साक्षी गृहस्थी क्या है, देखिए ये सारी बातें पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, व्यथित व्यक्ति कौन होते हैं, प्रत्यर्थी कौन होता है, साक्षी गृहस्थी क्या है, ठीक है, घरेलू नातेदारी क्या है, घरेलू जो है घटना रिपोर्ट क्या है, ठीक है, आपका गृहस्थी क्या है, साक्षी गृहस्थी क्या है, निवास क्या है, बालक क्या है, दहेज क्या है, सारी बातें मैं कर चुका हूँ पिछले क्लास में। तो फर्स्ट क्लास में 40 मिनट तक यही बातें हुई थी। ठीक है, जो परिभाषा थे धारा नंबर 2 में जो परिभाषित किया है, तो अगर मैंने कहा क्या कहा उसको आप समझ गए तो यहाँ आसान हो जाएगा, जो चीज़ लिखा है वही है। ठीक है, बस उस टर्म्स को समझिएगा, तो वो टर्म्स को याद रखेंगे। चलिए, संरक्षण आदेश, संरक्षण का आदेश मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा पश्चात और उनका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। ठीक है, प्रत्यर्थी को निम्न की से, ठीक है, चलिए आदेश पारित करेगा। तो पहले समझाएगा, भाई संरक्षण अधिकारी है, संरक्षण आदेश जारी करने से पहले क्या है वो समझाएगा कि भाई ऐसा जो है नहीं करना है इस प्रकार से। तो देखिए, घरेलू हिंसा में किसी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, ठीक है, घरेलू हिंसा के कार्यों की कारित करने में सहायता या दुष्प्रयोग करना, ये भी क्या है, दोष है। व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में यदि किसी व्यथित व्यक्ति बालक है या उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थानों में जहाँ व्यथित व्यक्ति बार बार आता जाता है प्रवेश करना, व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, अंतर्गत जो है व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषी संपर्क भी करना। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हिंसा, ये सारी की हिंसा के अंतर्गत देखने को मिले। तो संरक्षण आदेश देगा और पारित करेगा, जो है प्रत्यर्थी को निम्नलिखित प्रतिषिद्ध कर सकेगा, इस प्रकार से जो रोक लगा सकेगा प्रत्यर्थी पर कि क्या क्या नहीं करना है आपको। चलिए, ठीक है, संरक्षण का आदेश धारा नंबर 18। धारा नंबर 19 फिर चलते हैं, निवास आदेश। आप जानते हैं, देखिए निवास आदेश से आप समझ गए ना। ठीक है, जैसे यहाँ धारा नंबर 20 लिखा है निवास आदेश, किसको निवास देगा। ठीक है, चलिए, किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट या समाधान होने पर घरेलू हिंसा हुई है, निम्नलिखित निवास आदेश जारी कर सकते। प्रत्यर्थी को साक्षी गृहस्थी से किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने या किसी अन्य रीति से कब्जे में विघ्न डालने में अनुरोध करना, चाहे प्रत्यर्थी या साक्षी गृहस्थी में विधि या साधारण रूप से लिखित नियम। ठीक है, प्रत्यर्थी को उस साक्षी गृहस्थी में स्वयं हटाने का निर्देश देना। ठीक है, तो इस प्रकार से निवास आदेश दे सकता है कौन, अब मजिस्ट्रेट, याद रखेंगे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, 37 तक हमें पहुंचना है, ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट इसमें से उतना कुछ नहीं है, निवास जो है आदेश में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, धनी अनुतोष का मतलब क्या है। धनी अनुतोष का मतलब है, जैसे कि मैंने क्या कहा, महिलाओं पर जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण हुआ है। मान के चलिए, आर्थिक शोषण कहने का मतलब जो चीज़ उनको ज़रूरत की चीज़ें उनको प्राप्त नहीं हुआ, और ज़रूरत की चीज़ें
पैसा बिना तो कुछ चीज़ हासिल नहीं होता भाई, कुछ भी लेना है, खरीदना है, ठीक है, उनकी जो भी ज़रूरत की सामान है उनके लिए अगर पैसा नहीं है तो फिर दिक्कत, तो उनको घर से बेदखल कर दिया गया, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी भरपाई करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को आदेश दे सकते हैं कि भाई उनको पैसा दीजिए, ठीक है, उनको धन दिलाइए, ठीक है, उनको उनके धनराशि दिलाइए। ये आपका क्या है, चलिए तो 20 क्या करता देखिए, किसी धारा 12 के उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान या फिर व्यथित व्यक्ति हो सकते हैं या उसके संतान भी हो सकते हैं द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों, जो भी मारपीट हुआ है, जैसे मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, कुछ खर्चे के लिए चाहिए, तो उनकी पूर्ति के लिए धन या पैसे या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। प्रत्यर्थी को निवेदन दे सकते हैं। ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं, किंतु वह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा: उपार्जनों की हानि, चिकित्सा व्यय, व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में की गई संपत्ति के नाश हो सकता है, उनकी कोई नुकसान कर दी, व्यथित व्यक्ति का कोई नुकसान कर दिया, नुकसानी या हटाने जाने के कारण जो हानि हुई है, किसी भी प्रकार की जो हानि हुई है, उन सब के लिए, ठीक है, पैसा कौन देगा? प्रत्यर्थी देगा। ये आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, तो यही इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप जो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए अगर आपका मन करता है तो, क्योंकि हमें तो इतने धाराओं से मतलब नहीं है, ये सभी से मतलब नहीं है। चलिए, किस प्रकार से जमा की जाएगी, किस प्रकार से क्या की जाएगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिए, धनी अनुतोष कहने का मतलब यहाँ पर प्रत्यर्थी द्वारा दिया जाएगा किसको? व्यथित व्यक्ति को उसकी धनराशि। चलिए, अब इसमें एक और चीज़ क्या है? अभिरक्षा आदेश। धारा नंबर 21 क्या बोलते हैं? अभिरक्षा आदेश। तत्सम किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य दोष के लिए आवेदन की सुनवाई किसी प्रकरण या व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकते हैं। यदि आवश्यक है तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसे संतानों से भेंट के इंतजाम में विदित करा सकते हैं। तो अभिरक्षा किसके लिए? उसके संतान के लिए भी हो सकती है, ठीक है, अगर उनका पुत्र है या पुत्री है तो उनके संतान के लिए, उसकी अभिरक्षा के लिए, अस्थायी अभिरक्षा के लिए, ठीक है, दे सकते हैं, आवेदन करा सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। क्या देखिए, परंतु देखिए, मजिस्ट्रेट की यह राय प्रत्यर्थी को किसी भेंट संतान या संतान के हितों की हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे भेंट का अनुज्ञान करने से इनकार कर सकता है, ठीक है। यदि ऐसा होता है ये प्रत्यर्थी उस संतान को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ऐसे के लिए वो इनकार भी कर सकता है, ऐसा कहा गया। याद रखेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट है भाई? अंतरिम और आदेश शक्ति, न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, ठीक है, ये याद रखिए। आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन एक याद रख सकते हैं। धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निमोचन के लिए आवेदन की जाने वाली प्रवृत्ति रहना। यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन उपरांत प्रतिहरण अपेक्षित है तो ऐसे लेखबद्ध किए जाने वाले कारण आदेश को यह सुनिश्चित समझे पारित कर सकते हैं। आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन, देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा कि उन्होंने भाई आदेश दे दिया, ठीक है, किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, उनकी शिकायत पर प्रत्यर्थी को जो है सजा सुना दिया, ठीक है, आदेश दे दिया कि भाई इसके लिए इन्होंने आपके साथ मारपीट किया तो उसके लिए ये करिए वो करिए, ठीक है, और ये आदेश दे दिया। बाद में पता चला कि जो व्यथित व्यक्ति है वो जो शिकायत दर्ज कराई वो फालतू है, कहने का मतलब फंसाने के लिए, जो भी करने के लिए, ठीक है, तो वो अपने बयान, ठीक है, जो भी बयान दी वो गलत साबित होता है, मान के चलिए बाद में ये पता चलता है। तो ऐसे में अपने जो आदेश हैं उनके अवधि या आदेश को ही परिवर्तन करने का शक्ति किनके पास है? ठीक है, न्यायालय के पास होगी, ये कहा, ठीक है। तो आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, याद रखेंगे। चलिए,
अन्य वादों और विधित कार्यवाहों में अनुतोष। चलिए यहाँ पर कोई अधिकारिता, चलिए अधिकारिता देखिए, अथाई स्थिति प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसे कि आप जानते हैं सुनवाई कौन करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, कई प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर नीचे जो सेकंड वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, थर्ड वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। उधर फिर ऊपर जाएंगे प्रथम वर्ग के बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो है जज होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर तो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, प्रथम सेकंड थर्ड फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इस प्रकार से तो कौन करेगा भाई इनकी सुनवाई, इसके अधिकार में है। तो यथास्थिति प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिनकी स्थानीय सीमाएं के भीतर ये कर सकते हैं। तो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकते हैं या महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट बड़े बड़े महानगरों में हम बोल सकते हैं, जैसे जो है दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ऐसे जो बड़े महानगर हैं, ठीक है। बॉम्बे है, मुंबई है, कहने का मतलब मुंबई है, तो ये जो है जगहों जो महानगर है बड़े बड़े, तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे। और ऐसे जो नॉर्मल जो राज्य है बोल सकते हैं, ठीक है, उसको प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये क्या करेगा, ये सुनवाई करेगा। चलिए, व्यतीत व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारागार करता है या नियोजन करता है, ठीक है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट कहाँ का हो सकता है, कंडीशन क्या दिया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, तो कहाँ का हो सकता है, तो यहाँ का भी हो सकता है जहाँ वो व्यथित व्यक्ति निवास करता होगा, ठीक है। स्थायी रूप से जो व्यथित व्यक्ति है वो निवास करता है, तो वहाँ का प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, हो सकता है दूसरे स्थान पर वो करता होगा, दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में, ठीक है। तो वहाँ का प्रत्यर्थी निवास करता होगा, यदि प्रत्यर्थी निवास करता होगा तो वहाँ की जो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। हेतु अवदत्त होता है, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश अन्य आदेश अनुदत्त करने की प्रक्रिया के प्रावधान को विचारण के लिए एक समक्ष न्यायालय होगा, ठीक है। तो याद रखिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा तो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, कहाँ का न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है, तो व्यथित व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ का, या प्रत्यर्थी जहाँ रहता है वहाँ का, या जहाँ इन दोनों किसी स्थान पर किसी घर में रहते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो वहाँ अगर कुछ होता है तो हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ इसका जो है, ठीक है, प्रत्यर्थी का ससुराल है कहीं, ठीक है, और इसका ससुराल ये महिला या व्यथित व्यक्ति का ससुराल कहीं दूसरी जगह, इसका दूसरी जगह मायके, कहने का मतलब लड़की का मायके कहीं और है, ससुराल कहीं और है और रहते कहीं और हो, तो तीनों जगह के किसी भी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट इनकी सुनवाई कर सकता है, बस यही कहना है। चलिए, प्रक्रिया। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंदियों की सिवाय धारा नंबर 12, 18, 19, 20, 21 जो है 22 और 23 के अधीन सभी कार्यवाही और 31 के अधीन अपराध दंड संहिता, ठीक है, 1973-74 का 2 के उपबंध द्वारा शासित होंगे, ठीक है। प्रक्रिया। तो ये याद रखें, अपील। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, 29 क्या बोल रहे हैं, अपील की बातें की है। 29 का क्या कहना है, अपील। अपील कहने का मतलब है कि जैसे अगर प्रत्यर्थी इससे खुश नहीं है, जो भी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के जो मजिस्ट्रेट हैं वो आदेश दे दिया प्रत्यर्थी को कि भाई आपने गुनाह किया है, आपने ये जो है अपराध किया है, तो उनकी सुनवाई कर दिया प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट। अगर लगता है कि भाई ये तो फालतू मेरे को फंस गया मैं, ठीक है, फालतू मैं फंस गया, मैंने किया नहीं, इस प्रकार से, तो वो अपील कर सकता है। तो अपील कहाँ करेगा, आप देख सकते हैं उस तारीख से जिस तारीख को सुनवाई किया, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की यथास्थिति व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, या फिर व्यथित व्यक्ति हो सकता है या प्रत्यर्थी हो सकता है, ठीक है, दोनों में किसी पक्ष में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी प्रत्यवर्ती हो, ठीक है, कहने का मतलब जिस पर भी हुआ हो, तो तामील की जाती है 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील किया जा सकता है, हो सकते हैं, ठीक है। 30 दिनों के भीतर जैसे सुनवाई कर दिया, मान के चलिए महिला के पक्ष में चला गया,
ठीक है, उस व्यथित व्यक्ति के पक्ष में चला गया कि आपने भाई जो है क्या किया है, आपके साथ की घटना घटी है, आपके साथ अपराध हुआ है, घरेलू हिंसा हुआ है। तो प्रत्यर्थी को यह आदेश सुना दिया कि आप मुजरिम हैं, कहने का मतलब आपने अपराध किया है, तो आप इस प्रकार से करेंगे। लेकिन वो नाखुश होता है प्रत्यर्थी, तो प्रत्यर्थी क्या करेगा, जिस दिन सुनवाई हुआ उसके 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अर्जी डाल सकता है कि भाई आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं निर्दोष हूँ, और अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए वो अपील डाल सकता है 30 दिन के भीतर। ठीक है, ये कौन कहता है, ठीक है, धारा नंबर 29। कौन सा है, धारा नंबर 29। चलिए अब अध्याय 5 पर चलते हैं, प्रकीम। चलिए अध्याय 5 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो 30 क्या बोल रहे हैं, संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाता के सदस्यों का लोक सेवक होना। 31 क्या बोलता है, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश की भंग के लिए जो है शास्ति है। संज्ञान और सबूत, संरक्षण अधिकारियों कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शास्ति, संरक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, सदापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण न होना, और केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो एक कितने हो गए हैं, कितने धारा भी पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 धारा अभी और बाकी है जो हम पढ़ने वाले हैं, किसमें, अध्याय 5 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अध्याय 5 में धारा नंबर 30, धारा नंबर 30। ठीक है, संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाता के सदस्यों का लोक सेवक होना। ठीक है, तो मैं पहले ही बताया था लोक सेवक का मतलब क्या है भाई, लोक सेवक का मतलब लोगों की सेवा करना। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे राज्य सरकार के होंगे या केंद्र सरकार के होंगे, जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो हमेशा लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो लोक सेवक लोगों की सेवा करने के लिए होता है, पब्लिक की सेवा के लिए होता है। तो पब्लिक सेवक कोई भी सरकारी अधिकारी, ठीक है, कोई भी सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार उनको नियुक्त करती है या केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का वेतन वो लेते हैं। ठीक है, उनका वो काम करते हैं। तो ऐसे जो अधिकारी हैं वो क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। तो सभी अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के, सभी लोक सेवक के अंतर्गत दिखने को मिलता है, वो कहे जाएंगे। सिंपल सी बातें हैं, इसको समझने वाली बातें नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। चलिए प्रत्यर्थी और प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति, शास्ति का मतलब यहाँ होता है दंड। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था शास्ति का मतलब जहाँ जहाँ शास्ति लिखे इसका मतलब है दंड का प्रावधान है। तो अगर प्रत्यर्थी, और प्रत्यर्थी का मतलब जिन्होंने अपराध किया है। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, अपराधी, जो अपराधी है, कहने का मतलब जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने घरेलू हिंसा किया है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग करने की जो है शास्ति, अगर वो भंग करता है आदेश को, मजिस्ट्रेट को आदेश को मानता नहीं है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और दंड क्या है वो आप देखिए। चलिए, प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा। अपराध माना है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 1 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसे आदेश को मानने के लिए वो क्या करता है, मना कर देता है। ठीक है, और ऐसे आदेश का पालन नहीं करता जो मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो ऐसे आदेश को मानने के लिए पालन नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या हो सकता है भाई, 1 वर्ष तक की हो सकती है। क्या है, कारावास कितने हो सकते हैं, 1 वर्ष तक, या जुर्माने की जो राशि हो सकती है वो 20,000 तक हो सकती है, या दोनों से दंडनीत किया जा सकता है। कहने का मतलब है ऐसे प्रत्यर्थी जो आदेश का पालन नहीं करते, आदेश को भंग करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। दंड 1 वर्ष का हो सकता है, या 20,000 रुपये की जुर्माना राशि उसको भरनी पड़ेगी, या दोनों हो सकता है। ऐसी स्थिति में 1 वर्ष की सज़ा और दोनों भी हो सकता है 20,000 जो है जुर्माना। तो याद रखें कितनी है भाई,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें। कितनी है? 1 वर्ष की सज़ा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। उपधारा 1 के अधीन अपराध का विचारण या यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया है जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। और इंपॉर्टेंट में क्या है? कितना? 1 वर्ष की सजा 20,000 की जुर्माना या दोनों, बस इतना याद रखिए, ठीक है। धारा नंबर 31। चलिए, संज्ञान और सबूत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतविष्ट की बात हुई है धारा 31 की धारा के अधीन, ठीक है। अपराध जो क्या होगा? संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। याद रखिए, हमने पिछले कई अधिनियम देखे जिसमें अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय होते हैं, अजमानत होती हैं। तो मैंने क्या, संज्ञेय अपराध कौन से अपराध को कहते हैं? जो गंभीर प्रकृति के अपराध होता है उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। और जहाँ पर संज्ञेय अपराध होगा वो अजमानती ऑटोमेटिक होगा। अजमानती कहने का मतलब जिसमें जमानत नहीं मिलता, बेल नहीं मिलता, कि उसको आप जाके बेल करा के उसको नहीं ला सकते। और अगर ये संज्ञेय अपराध है और अजमानती होगा, उसके साथ अशमनी भी होता है। अशमनी का मतलब यहाँ पर, अशमनी मैंने बताया था, अशमनी का मतलब होता है कि जब एक बार कोर्ट केस हो जाता है तो कोर्ट केस होने के बाद जो है दो पक्ष, जैसे यहाँ पर व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी दोनों मिलकर चीज़ों को, जो केस हुआ है उस पर निपटारा नहीं पा सकते, ठीक है। दोनों मिलकर सुलह नहीं कर सकते। जब एक बार कोर्ट केस हो जाता है तो दो पक्ष मिलकर सुलह नहीं कर सकते, ऐसे को हम अशमनी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती, याद रखिए, ऐसे जितने भी हमने पढ़े हैं सभी के लगभग क्या है? संज्ञेय है। गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गिनते हैं और जो है अजमानती है, जिसमें जमानत नहीं होती। ऐसे में अगर जो है गिरफ्तार कर लें तो जमानत नहीं होती, याद रखें। तो ये कहा संज्ञेय और सबूत, ठीक है। व्यथित व्यक्ति की एकमात्र परीक्षा साक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा के अधीन अभियुक्ति द्वारा कोई अपराध किया है, ठीक है। एकमात्र परिसाक्ष्य, एक साक्ष्य के द्वारा सबूत, अगर एक भी साक्ष्य हुआ, मारपीट हुआ, ठीक है, गाल में जो है निशान है या कहीं भी कुछ होता है, ठीक है, ऐसे साक्ष्य उनको मिल गए तो उन पर ही उस अपराध साबित हो सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। 33 क्या बोल रहे हैं? संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए भी शास्ति है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि भाई प्रत्यर्थी जो जुर्म किया है, जो अपराध किया है, जो घरेलू हिंसा किया है, उस पर ही जो है दंड का प्रावधान है। अगर ऐसा लगता है, मान के चलिए संरक्षण अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते, मान के चलिए कोई व्यथित व्यक्ति है और व्यथित व्यक्ति ने क्या किया, गया शिकायत दर्ज कराने के लिए संरक्षण अधिकारी के पास, संरक्षण अधिकारी उनको टाल मटोल करके भगा देता है कि भाई आप फालतू आए। होता है ना कि फिल्म में मूवी देखें कि पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते, ठीक है, पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, आप तो फालतू बोल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से बोल के भगा देते हैं। उसी प्रकार अगर संरक्षण अधिकारी ऐसे व्यथित व्यक्ति को की शिकायत दर्ज नहीं करते या अपने कार्यों को ठीक से नहीं करते, उनके जो भी कार्य हैं उनका निर्वहन ठीक से नहीं होता, तो ऐसे में भी उनको दंड का प्रावधान है। किसको भाई? उस संरक्षण अधिकारी को, ठीक है। चलिए, और संरक्षण अधिकारी को दंड का प्रावधान क्या हो सकता है? इसमें भी 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना कितना हो सकता है? 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित है। तो जैसा अपराधी को सज़ा मिलती है या कहने का मतलब है कि उस व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी को सजा मिलता है, उतना सजा वही सजा का हकदार संरक्षण अधिकारी भी होगा। यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता तो उसको भी सजा है। तो याद रखिए, संरक्षण अधिकारी को सजा का प्रावधान किस धारा में है? 33 में। और याद रखिए, प्रत्यर्थी को दंड का प्रावधान किस धारा में है? 31-31 धारा में। चलिए, अब बात करते हैं, 4 धाराएं बच गए, 34, 35, 36 और 37, ठीक है। 34, 35, 36 और 37, 4 धारा बच गए, उसके बाद आपका ये जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो 34 धारा नंबर 34 क्या बोलता है? संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या
नीति इसके द्वारा प्राप्त किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई प्रतिवाद फाइल नहीं किया जाए। ठीक है, कहने का मतलब संरक्षण अधिकारी अगर अपराध किए, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है, तो याद रखिए जब तक उन पर कार्रवाई कब तक नहीं की जा सकती कि कोई लिखित आवेदन में राज्य सरकार को ये नहीं बोला कि इन्होंने ये कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो उनकी छानबीन होगी। ठीक है, समिति बैठाई जाएगी, बैठक बैठाया जाएगा, उन पर जो है जांच समिति बैठाई जाएगी और जांच समिति में ये भी पता चलेगा कि हाँ उन्होंने किया कि नहीं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो बस इतना याद रखिए अभी अपराध का संज्ञान, ये संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। चलिए 35 क्या बोलता है, श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ। चलिए 35 क्या बोलता है, श्रद्धापूर्वक गई कार्यवाही का संज्ञान क्या है, कार्यवाही का संरक्षण। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कोई व्यथित व्यक्ति है, कोई महिला है, उन्होंने क्या कर दिया, आवेदन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, शिकायत दर्ज करा दी अपने पति के खिलाफ कि पति मेरा ना पी की आता है, मारपीट करता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक महिला ने शिकायत दर्ज करा दिया। संरक्षण अधिकारी ने उनकी शिकायत लिखी। ठीक है, संरक्षण अधिकारी शिकायत लिखी और शिकायत लिखने के बाद वो किसको बुलाया, उसके पति को बुलाया। पति ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने, और जो संरक्षण अधिकारी उन्होंने पूरी सभी आसपास के पड़ोसियों, आसपास के जो रिश्तेदार, सबसे पूछताछ की। तो इससे पता चला कि जो महिला ने आरोप लगाया है वो गलत है। ठीक है, अपने पति को मार खिलाने के लिए, पिटवाने के लिए या उसको जेल भिजाने के लिए, किसी भी प्रकार की दंड करने के लिए उन्होंने फंसा दिया है। ऐसा अगर बात पता चलता है किसको, उस संरक्षण अधिकारी को, तो संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, ठीक है, ये जो फाइल रजिस्टर हुआ है उसको आगे कार्रवाई नहीं करेगा। अब जो व्यथित व्यक्ति है वो जाएगा संरक्षण अधिकारी के पास कि भाई मैंने शिकायत दर्ज कराई है और आपने कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ये जाएगी या कहीं और जाएगी, तो ये कार्रवाई नहीं करेगी। तो फिर मजिस्ट्रेट जांच समिति बैठाएगा किस पर, संरक्षण अधिकारी के, कि आपने किया कि नहीं। और बाद में पता चलता है कि संरक्षण अधिकारी ने इसलिए नहीं किया कि वो जो उन्होंने कार्य किया उसके भलाई के लिए। कहने का मतलब है कि ज़बरदस्ती जबरन उस पुरुष को फंसाया जा रहा है, उस प्रत्यार्थी को फंसाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संरक्षण अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने श्रद्धापूर्वक, ठीक है, श्रद्धापूर्वक यहाँ पर कहने का मतलब है अच्छे नियत के लिए कार्य किया, तो ऐसी स्थिति में उसको फंसाया नहीं जाएगा। यही कहना चाह रहा है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही की जाने पर, ठीक है, किसी बात की कार्य होने की संभावना, किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि वो श्रद्धापूर्वक किया गया, यदि वो, ठीक है, अच्छे नियत के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऐसे में उसके लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि धारा नंबर 31 में ये कहा गया है ना कि यह 33 में सॉरी ये कहा गया है कि यदि संरक्षण अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन ऐसे कार्य जो श्रद्धापूर्वक जुड़े हैं, जो अच्छे नियत के लिए जुड़े हैं, अगर वो कार्य नहीं करते तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। ये याद रखिए, ये कहा गया है धारा नंबर 35 में, दोनों की बातें की गई है। ठीक है, चलिए अधिनियम 36 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, ये याद रखेंगे। 37 याद रखें, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, बस याद रखिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इतने सारे जो है धारा, इतनी सारी चीज़ें अगर आप देखें तो देख सकते हैं। क्लियर है बातें? तो भाई पहले हम जब बाल विवाह जो है अधिनियम अगर देख रहे थे तो उस समय धाराएं बहुत कम थी, कोई में 10, कोई में 21, कोई में जो है 16, इस प्रकार से जो है धारा देखने को मिला। अभी तो अब 37 धारा, ठीक है, 37 धारा आप देख सकते हैं। अब देखिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, बाल संरक्षण अधिकार आयोग, बाल संरक्षण
क्या है, अधिकार आयोग अधिनियम सन 2005, ये भी 2005 की है। और इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें भी हम पढ़ेंगे अध्याय, इसमें 7 है, उसमें 5 थे, और इसमें भी जो धाराओं की संख्या है वो कितनी है, 37 है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005 जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो घरेलू हिंसा में आप देखें तो अध्याय की संख्या 5 थी, धारा 37 था, इसमें अध्याय की संख्या 7 है, धारा 37 सेम धारा है। तो सोचिए ये भी 37 है, ये भी 37, उतना धारा आप पॉसिबल होगा याद करना, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही याद करिए। फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम है, टोनही प्रताड़ना अधिनियम है, बाल श्रम अधिनियम है, इसमें सारे अधिनियम है, ठीक है। 5-7 जो है जो पॉइंट है, इसमें 8-8 10-10 अगर मिलाया जाए तो कम से इतनी धाराएं हैं, 100-150 से ऊपर धारा हो जाएंगे, तो उतने तो आप याद नहीं कर सकते। अगर याद भी कर लें जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि कौन सी धारा किसका है, ठीक है। कितने सारे अधिनियम हैं, तो आप थोड़ा ऐसे याद रखिएगा जो पॉसिबल हो सके धारा, क्योंकि इतने धारा याद करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, ठीक है। तो ये भाई आज का हो जाता है आपका समाप्त, क्योंकि ये हो चुका है ख़त्म, ठीक है। हमारा जो चल रहा था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये हो जाता है आपका समाप्त, और क्लास भी हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम जो बातें करेंगे वहीं, जैसे मैंने कहा है कि बाल संरक्षण, ठीक है। क्या बात करेंगे, बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005। चलिए, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।